DKC एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय चरण DKC एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदुस्तान की जन्म कुंडली अर्थात हिंदुस्तान की लगन कुंडली का विश्लेषण करूंगा, अर्थात अपने देश के लगन कुंडली की विवेचना करूंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। 15 अगस्त 1947 के दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के चंगुल से, और आज़ादी का समय था 14 के रात में अर्थात 15 की सुबह 12:01 पे, और जगह थी दिल्ली। इस आधार पर जो जनकुंडली बनती है वो इस प्रकार है। ये हिंदुस्तान की लगन कुंडली या जन्म कुंडली, यह आज़ादी के समय पर आधारित है। आप इस लगन कुंडली में देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में 2 लिखा है अर्थात वृषभ राशि। वृषभ राशि ही लगन में है जहाँ राहु बैठा, और राहु वृषभ राशि में उच्च का होता है। केतु बैठा 7th हाउस में वृश्चिक राशि में, चूँकि वहाँ 8 लिखा है और वृश्चिक राशि का केतु उच्च का होता है, तो फर्स्ट हाउस में राहु उच्च का और 7th हाउस में केतु उच्च का है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बाकी जितने भी ग्रह हैं वो राहु या केतु एक्सिस जो है, राहु केतु बीच में एक लाइन खींच दें आप, राहु केतु एक्सिस के लेफ्ट साइड में सारे ग्रह हैं, बाकी सारे ग्रह। इसे कहते हैं काल सर्प योग। लेकिन ये काल सर्प योग हिंदुस्तान के लिए लाभदायक है। अब आप ये देखें कि राहु पहले घर में उच्च का बैठा, इसका परिणाम ये है कि पहले घर में उच्च का राहु हिंदुस्तान को विदेशी ताकतों से कभी परास्त नहीं होने देगा। विदेशी ताकतें कभी हिंदुस्तान को अपना गुलाम नहीं बना पाएंगी, क्योंकि पहले घर में ही राहु उच्च का बैठा। इसका एक दूसरा प्रभाव भी है, क्योंकि पहले घर में राहु बैठा, इसलिए गुप्त शत्रु हिंदुस्तान में पनपते रहेंगे। अब देखिए 3rd हाउस में क्या है। 3rd हाउस में सूर्य है, शनि है, बुध है, शुक्र है और चंद्रमा है। इतने ग्रह एक साथ तीसरे भाव में है अर्थात 3rd हाउस में है, जहाँ पे 4 लिखा है। यहाँ चंद्रमा स्वराशि का है, कर्क राशि है तीसरे घर में जहाँ चंद्रमा बैठा, चंद्रमा स्वराशि का है। शनि बैठे तीसरे घर में, यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है 9th हाउस पर जहाँ 10 लिखा है। 9th हाउस भाग्य का है और वो मकर राशि है, चूँकि 10 लिखा है। शनि अपने ही राशि को 9th हाउस में देखते हैं 7वीं दृष्टि डालकर, अर्थात शनि ने हिंदुस्तान के भाग में वृद्धि किया। शनि की तीसरी दृष्टि 5th हाउस पे है जहाँ 6 लिखा है। 5th हाउस विद्या का है। शनि की तीसरी दृष्टि 5th हाउस पर होने के कारण कई क्षेत्रों में अनुसंधान हुए, रिसर्च हुए, साइंस या टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। ये शनि की वजह से हुआ। अब आप ये देखें कि तीसरे घर में बुध है, शुक्र है,
ये दोनों भी अपनी 7वीं दृष्टि 9th हाउस पर डालेंगे जहाँ 10 लिखा है, तो ये भाग में वृद्धि करेंगे। चंद्रमा जो तीसरे घर में स्वराशि का है, इसी की महादशा चल रही है। तो अभी हम महादशा की बात करें तो वर्तमान में चल रही है चंद्रमा की महादशा, जो शुरू हुई थी 5 सितंबर 2015 को और ख़त्म होगी 5 सितंबर 2025 के दिन। चंद्रमा की महादशा में संघर्ष बढ़ेगा, तो चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है और तीसरा घर संघर्ष का है। लेकिन चूँकि चंद्रमा स्वराशि का है, अतः इस आंतरिक संघर्ष में जो लोग शासन में हैं, सरकार में हैं, उन्हें विजय मिलेगी, सफलता मिलेगी। चंद्रमा के बाद आएगी मंगल की महादशा, जो शुरू होगी 5 सितंबर 2025 के दिन और ख़त्म होगी 5 सितंबर 2032 के दिन। मंगल की महादशा में क्या परिणाम मिलेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। आप लगन कुंडली पे जाएं। मंगल 2nd हाउस में बैठा, जहाँ 3 लिखा है, अर्थात मिथुन राशि का मंगल है। मंगल शत्रु क्षेत्रीय है। चूँकि मंगल 12th हाउस में जहाँ 1 लिखा है उसका मालिक है और 12th हाउस विदेश का है, अतः मंगल का 2nd हाउस में बैठना ये बताता है कि मंगल की महादशा में एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी, डॉलर का रिजर्व बढ़ेगा, बाहरी देशों से व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि मंगल 12th हाउस का मालिक होकर 2nd हाउस में बैठा। लेकिन इसका एक और इफेक्ट है कि 2nd हाउस में मंगल होने के कारण देश के अंदर आंतरिक संघर्ष बढ़ेंगे। अब देखिए गोचर क्या कहता है। अभी इस समय जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ग्रहों की क्या स्थिति है। 9 ग्रह हैं कुल। इन 9 ग्रह को 12 राशियों से गुजरना है। इस समय जो गोचर में जन्मकुंडली बनती है वो इस प्रकार है। मैंने यहाँ सिर्फ 4 ग्रह दिखलाए हैं, क्योंकि ये 4 ग्रह किसी भी राशि में लंबे समय तक रहते हैं। बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। बाकी ग्रह बहुत थोड़े टाइम में राशि बदल देते हैं। बृहस्पति एक राशि में 13 महीने रहते हैं, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, राहु और केतु एक राशि में 18 महीने रहते हैं। तो इन चारों ग्रहों का प्रभाव गोचर में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा होता है। अभी आप देखें कि गोचर में राहु बैठा 1st हाउस में और केतु 7th हाउस में। राहु 1st हाउस में वृषभ राशि का बैठा और केतु 7th हाउस में वृश्चिक राशि का बैठा। दोनों ही उच्च के हैं। अभी वही स्थिति पैदा हो गई जो आज़ादी के समय थी। तो राहु और केतु का उच्च का बैठना देश के लिए लाभदायक है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। अभी शनि 9th हाउस में है, जहाँ 10 लिखा है, अर्थात मकर राशि में है। शनि मकर राशि में रहेंगे 2022 के सितंबर तक और भाग में वृद्धि करेंगे। बृहस्पति 10th हाउस में बैठा, जहाँ 11 लिखा है। 10th हाउस कर्म भाव है, अतः यहाँ बृहस्पति के होने के कारण प्रजातंत्र को बल मिलेगा। प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का उदय होगा, उन्हें सफलता मिलेगी। अब राहु और केतु दोनों ही उच्च के हैं। राहु 1st हाउस में और केतु
7th हाउस, मैं गोचर की बात कर रहा हूँ। राहु और केतु इस स्थिति में रहेंगे 2022 के मार्च तक। तो अभी जो गोचर की स्थिति है उसके अनुसार कोई भी पड़ोसी देश अगर हस्तक्षेप करता है या आक्रमण करता है या अपने टेररिस्ट को कश्मीर में भेजता है तो उन्हें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि राहु पहले घर में बैठा और सैटर्न 9th हाउस में बैठा। ये राहु शनि कॉम्बिनेशन बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप को विफल करेगा। यह है गोचर का प्रभाव। तो इस प्रकार ये पूर्ण विश्लेषण है हिंदुस्तान की जन्म कुंडली का। दोस्तों, अगर ये एनालिसिस, अगर ये व्याख्या आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। धन्यवाद।